कुछ लोग ऐसे होंगे और हर जनरेशन में होंगे, पिछले 5,000 साल 10,000 साल से हैं, जिनके अंदर एक चुल है। उनको हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि लाइफ में जो चीज़ें नॉर्मल है वो नॉर्मल क्यों चल रही है, ये नॉर्मल नहीं चलनी चाहिए। यस, अगर वो नहीं दिमाग में होता हमारे, या हमारे को गॉड गिफ्ट नेचर नहीं होता तो आज हम स्टोन एज में होते, वी वर मोर देन हैप्पी। पर वहाँ से लेके चुल चुल करते करते आज आप देखो ना, जो 10 साल पहले आइडियाज थे, आज उनमें से लोग प्रॉब्लम निकालनी शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मैं ये लेके आया हूँ सॉल्यूशन। बट इंडिया के अंदर ये थोड़ा सा एक ट्रिकी पॉइंट है। आपको पहले अपने आप को थोड़ा प्रूफ करना पड़ता है, थोड़ा दिखाना पड़ता है कि यहाँ पे नीड गैप है और मैं इस पर कुछ कर रहा हूँ एंड देयर इज अ सॉल्यूशन व्हिच आई एम ब्रिंगिंग ऑन द टेबल। मे बी इन यूएसए एंड अदर कंट्रीज में मैंने देखा है कि प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में या जस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट इन्वेस्टर पिच ऑल्सो यू कैन टेल देम कि दिस इज माई विजन आई एम ट्राइंग टू डू, सो दे कैन हेल्प यू आउट। बट इन इंडिया यू हैव टू एग्जीक्यूट। शार्क टैंक जाने का एक्सपीरियंस कैसा था? ओवरऑल पिच का एक्सपीरियंस कैसा था? अमेजिंग। मैं एक और बात बताता हूँ, यहाँ पे ना इंडिया में स्टैम्प्स लगते हैं। आपने IIT कर लिया, जिंदगी भर का एक स्टैम्प है, ठप्पा है। IIM कर लिया, जिंदगी भर के लिए ठप्पा है। ऐसी एक स्टैम्प एक और बन गया आजकल इंडिया में, जिसने शार्क टैंक क्रैक कर लिया वो ठप्पा है हमेशा के लिए। मैं किसी नॉर्मल आदमी से ही बात कर रहा होता हूँ ना, जिससे मेरी कभी, जिसको पता नहीं मैं शार्क टैंक में आया हूँ, उसको ही बताता हूँ, सडनली मैं आई कैन सी द बिहेवियर चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल मानिक, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। तो बेसिकली यार हमारे व्यूअर्स को पहले थोड़ा सा बताओ कि व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई, इससे पहले क्या करते थे और कैसे ये आइडिया आया, और थोड़ा आइडिया को भी एक्सप्लेन में डिटेल करना कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच Asim for inviting me. It's my honor. So hi everyone, my name is Manik Sehgal and I am the founder of Rasa Carts. We are a street food delivery app and we also got featured in Shark Tank Season 2. मैं अपनी थोड़ी जर्नी बताता हूँ, पर्सनल एंड प्रोफेशनल बोथ। आई एम थ्रू एंड थ्रू Delhi boy. I born and brought up in Delhi 6, which is the hardcore area of Delhi, a proper Delhi जिसे कहते हैं. And I studied from there. I started my schooling there. As a luck would have it, मेरा लॉ में आ गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी की, विच इज़ वन ऑफ द हाईली प्रेस्टिजियस लॉ थिंग। एंड साइड बाई साइड मेरे को मार्केटिंग में भी एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक इन 2007, बट आई ऑप्टेड फॉर मार्केटिंग बिकॉज मुझे बिजनेस एंड ऑल दीज थिंग्स में काफ़ी तो इंटरेस्टेड। ये कहाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी? दिल्ली टाइम्स स्कूल ऑफ मार्केटिंग है। दिस इज द पार्ट ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया डिवीजन। नाउ उन्होंने अपनी एक अलग सी यूनिवर्सिटी बना ली है, बेनेट यूनिवर्सिटी। सो नाउ इट हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ दैट। पहले वो एक 1 रूम क्लासरूम था, बट इट वॉज अ फिनोमिनल थिंग। इट वॉज अ वेरी वेरी बिग लर्निंग बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम द टाइम्स ग्रुप. So instead of money making thing, it was more of experience that we got. Again, as the luck would have it, I end up in advertising industry, and I almost worked there for 15 years. I was working as a strategic planner, and let me share everyone. This is a new thing for a lot of people. That strategic planner is that kind of a person who act as a bridge between the consumer and the creative person. थोड़ा सा डिटेल में और एक्सप्लेन करो। Yes. लेमन लैंग्वेज में। So, if you see all the advertising, वो एक क्रिएटिव बंदा बनाता है, राइट? ही इज़ द पर्सन हु क्रिएट्स दैट एड। पर उसको वो इंसाइट्स कहाँ से मिलते हैं, उसको रिसर्च कहाँ से मिलती है, हु इज़ दैट टारगेट ऑडियंस, वाई ही इज़ डूइंग इट, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट द कंज्यूमर इज़ फेसिंग। कोई जिस ब्रांड के लिए कुछ ऐसा कुछ बनाया हो तो उसके एग्जाम्पल में थोड़ा समझाओगे क्या था और क्या बनाया? सो लेट मी टेल यू माई फेवरेट ब्रांड, जिसके बाद मैंने करियर भी अपना शुरू किया था इन 2007. इट वॉज मारुति स्विफ्ट. ओके। सो आई हैंडल दिस ब्रांड फॉर ऑलमोस्ट 3 years. सो मेरा काम होता था रिसर्च करना, ये देखना कि हु इज़ बाइंग इट. फॉर एग्जाम्पल स्विफ्ट का टारगेट ऑडियंस वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ फर्स्ट टाइम बायर गाय. ही इज़ बिटवीन 18 to 25 years, फर्स्ट टाइम जॉबर, and he is looking out for a car which is between 4 to 6 lakh rupees. He's more of an individualistic mindset. He's not a family person. अकेले रहता है, या इसे ऐसी गाड़ी चाहिए जो अपने फ्रेंड्स के साथ जा सके घूमने, गर्लफ्रेंड के साथ जा सके, एंड ही वांट्स टू मेक एन इम्पैक्ट. So these are the some insights that we used to dig out. We used to do a lot of consumer research, primary as well as ब्रेक हिट secondary. हुई थी जब स्विफ्ट आई थी। अरे I remember. that was the छः rage. महीने के Bookings time चलती पे। थी. Right. So they started with petrol, and when they came up with diesel, then it completely changed the entire market itself. And it was the first car. पहले तो ऑल्टो, सेंट्रो, ये छोटी छोटी कार्स आ रही थी. ये आई एक मिड लेवल में, और सेडान, सीधा वो डीजल में 25 के एवरेज के साथ 25 के एवरेज के साथ. तो 6 महीने 8 महीने उनकी वेटिंग रही. चलती थी। राइट। Yes. So ये हमारा काम था. And then all this information that we collected
from the data, from the sales data, from the consumers, from a lot of research agencies which are there like Nielsen, and we used to then provide it to the creative team in the form of a brief. एंड ऑफ कोर्स पूरी क्रिएटिव टीम होती है, कॉपी होता है, एक आर्ट पर्सन होता है, उसकी अपनी एक टीम होती है, एंड वी यूज टू ब्रीफ देम कि व्हाट्स जनरली हैपनिंग. So we were like brains for these creative people. And one insight, let me tell to everyone, one good insight of a consumer can change the entire thing for the particular brand as well. अब जैसे ये मारुति की एड्स या किसी हुंडई की या ऐसे सिमिलर टाटा के ऐसे ब्रांड्स की जो एड्स होती हैं, वो कभी मतलब ये ऐसी एड्स हैं कि कभी ना मतलब स्किप ही होती हैं. मतलब ये कभी इतनी इंप्रेसिव बना ही नहीं पाए एड्स कि आप हुक होके उसको देखो. आई डोंट नो, बस वो गाड़ी आती है, वो घुमाते हैं ट्रैक पे, वहां पे कोई या लड़की दिखा देंगे या कुछ फीचर्स दिखा देंगे. फीचर्स दिखा देंगे. मतलब बिल्कुल एड समझ ही नहीं आती है, और वो उन एड्स के लिए सब एड ब्लाइंड हो चुके हैं. तो आपको नहीं लगता कि Yes. उस जगह पे कुछ डिफरेंट करने की जरूरत है कंपनीज को आज की डेट में? Yes, not just the car category. I think you have raised a very important question. It is for a lot of categories which are facing this dilemma. But इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है because in cars product plays a very important role. So कंपनीज का भी मैंडेट होता है, क्लाइंट्स का भी मैंडेट होता है कि अगर 30 सेकंड का ऐड है, जनरली जो एवरेज होती है उसमें 20 सेकंड ऐड तो मेरी गाड़ी दिखनी चाहिए. तो कहीं ना कहीं वो स्टोरी टेलिंग जो होता है वो कहीं ना कहीं दब जाता है. आई एग्री विद यू. कुछ कैटेगरीज होती हैं जहाँ पे जैसे 5 स्टार है, जहाँ पे प्रोडक्ट का रोल बहुत कम होता है, बस 5 रुपये का प्रोडक्ट है या 1 रुपये की सेंटर फ्रेश है, वहाँ पे आप लेवरेज ले सकते हो स्टोरी टेलिंग की. यू कैन मेक मोर फनियर दीज काइंड ऑफ कमर्शियल्स. सो वहाँ पे आप देखोगे तो एटलीस्ट इम्पैक्ट तो ब्रेन पे कि मतलब वो इम्प्रिंट तो छोड़े ऐड. यस, भाई ये ऐड तो बिल्कुल ही इम्प्रिंट, मतलब समझ में नहीं आता. मतलब आप रोज देख ही रहे हो स्विफ्ट रोड पे, और उसी को तेज घुमा के आप टीवी पे दिखा के कुछ डिफरेंट तो करोगे नहीं. तो आई थिंक वहाँ पे कुछ गैप है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में, जो बहुत ही जेनेरिक तरीकों से वो एड्स को बना रहे हैं. आई थिंक तभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इतनी कैचअप कर रही है बिकॉज काफी रॉ और सिंपल मैसेजिंग है, यस, जो इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं किया हुआ मैसेजिंग को. करेक्ट. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यस, मतलब उसका काम ना आपको और डिटेल में कोई चीज़ बताना है. इंस्टेड ऑफ 30 सेकेंड 60 सेकेंड, इवन यू कैन गो टू 3 मिनट्स एंड 5 मिनट्स ऑल्सो, एंड इट्स अ डिफरेंट, एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द ब्रांड ऑल्सो. जरूरी नहीं कि एक ब्रांड ही है जो आपको लैंग्वेज दे रहा है. कोई ऐसे आप हो, आप ही कुछ किसी गाड़ी के बारे में बता सकते हो और सडनली यू बिकम फेमस. सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हैज़ अ डिफरेंट. एड है, मतलब आज से पता नहीं कितने साल पहले, मुझे ब्रांड भी नहीं याद है, तो उस एड में ऑटोमोबाइल की एड थी, तो उसमें ये कोकिनेस यूज की, कितना देती है. इट वॉज डन बाय माई एजेंसी ओनली विच आई वर्कड, बट मैंने काम नहीं किया था उस पर. तो कितना देती है, अब मेरे को ये लाइन याद है, मुझे थोड़ा थोड़ा ऐड याद है यार, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एवरेज बहुत ज्यादा है. यस, तो वो ऐसी टाइप की एड्स कहीं ना कहीं इम्प्रिंट छोड़ देती है. कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट करना पड़ता है आउट ऑफ द बॉक्स. करेक्ट, करेक्ट. और जस्ट टू एड ऑन कि कभी कभार एडवर्टाइजिंग ने पूरी की पूरी इमेज चेंज करके रख दी है ब्रांड्स की. सो वो स्ट्रगल कर रहे थे किस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, एंड सडनली विद इन एन ओवरनाइट द ब्रांड गॉट डिफरेंट इमेज ऑल टुगेदर इन यार दिस. जैसे फॉग फॉग, क्या चल रहा है, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट. ब्रिलियंट एडवर्टाइजिंग. मतलब आई थिंक वो सिर्फ एडवर्टाइजिंग एक वन ऑफ द एटलीस्ट 50% कंट्रीब्यूटर होगा उस सक्सेस के लिए. यस, आपने आप अगर आप देखो उस समय एक्स हैज़ ऑलमोस्ट 60 to 70% मार्केट शेयर. आज एक्स इंडिया से चला गया है. रियली? यस, इट हैज़ ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड फ्रॉम द इंडियन मार्केट. सिर्फ वो एक एड के बेस पे? मतलब क्या है, या प्रोडक्ट भी बहुत स्ट्रांग है? प्रोडक्ट को कैसे कम्युनिकेट किया गया उस एडवर्टाइजिंग में. पहले जो आते थे वो स्प्रे वाले आते थे, गैस वाले आते थे. चीजें याद है, अदरवाइज यस, मतलब और किसी की एड हमें याद ही नहीं है. याद ही नहीं है कि यार गैस वाले आते थे या कि कौन से आते थे. करेक्ट. तो इस मतलब वो इतनी अच्छी कम्युनिकेशन थी दैट इट काइंड ऑफ पुट इम्प्रिंट ऑन योर माइंड, यार कि ठीक है आपको याद है वो सारी चीजें. यस, मतलब काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है एडवर्टाइजिंग. करेक्ट. आप अगर आपको कभी टाइम मिले जस्ट फॉर यू, एक कांस फिल्म फेस्टिवल होता है, जस्ट लाइक यू हैव ऑस्कर्स फॉर हॉलीवुड मूवीज. कांस फिल्म एडवर्टाइजिंग फेस्टिवल होता है जिसमें पूरी दुनिया से अवार्ड्स मिलते हैं फॉर द बेस्ट एडवर्टीजमेंट्स. यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हो, एंड योर माइंड विल ब्लोन अवे द काइंड ऑफ TVCs, काइंड ऑफ प्रिंट एड्स विच कम्स ओवर देयर. Brilliant. And you will say how, and they are amazingly impactful also. Or Indians have continuously keep winning it. अच्छा. Yes, yes. लाइक कौन सी जीती थी? जो ग्रां प्री जो जीता था, which is the top best, which was done by Prasoon Joshi. Prasoon, if you guys remember, he's a copywriter. He's a songwriter. And he wrote an ad. He designed an ad called Happy Dent.
कमर्शियल, इफ़ यू रिमेंबर वो तीर ऐसे एकदम से जल जल जाता सारे है। बल्ब जल जाते हैं वो हैप्पी डेंट खा के. हाँ। यस, इट वाज सच अ फिनोमिनल रेज एट दैट टाइम दैट इट वन अ ग्रां प्री, एंड ग्रां प्री इज लाइक द बेस्ट एड इन द वर्ल्ड. सो या, अच्छा, इंटरेस्टिंग। काइंड ऑफ. यस, तो ये एडवर्टाइजिंग और ये वाला स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वाला कितनी देर रहा था? ये 2007 से 2021 तक चला. इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मैं बीच बीच में छोड़ना चाह रहा था, रीज़न बीइंग कि ऑफ कोर्स आई, मेरे को शुरू से एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत शौक रहा है, कहाँ से आया शौक? बचपन से था. क्या देख के शौक? कोई 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 देखा नहीं था ये. आई थिंक इट वाज माय जनरेशन थिंग मे बी, और दिस इज. आपके माइंड में मतलब आपने जॉब की है, फॉर एग्जांपल मैंने जॉब नहीं की कभी अपनी लाइफ में। आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो कि यार के एंटरप्रेन्योरियल लाइफ एस्पिरेशनल है, क्यों है? फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप, मैं बहुत ही कोर ह्यूमन लेवल का क्वेश्चन है ये, कि फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर कोई पैशनेटली क्रिकेटर बनना चाहता है या कोई सिंगर बनना चाहता है, तो एज एन एंटरप्रेन्योर बनने का ऐसे कौन सा वो, मतलब कि आपके कोर चुल होती है, मतलब अलग से कि लोगों को लगता है जॉब करेंगे यार एंटरप्रेन्योरल लाइफ ज़्यादा बढ़िया है। फॉर एग्जांपल मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आप कोई चीज़ में अच्छे हो, कोई स्किल में अच्छा है, या आपको किसी चीज़ में मज़ा आता है, तो वहाँ पे आप डिफरेंट वो कर सकते हो, यार मुझे ये करना है। बट एज अ एंटरप्रेन्योर और जॉब, ये बहुत ब्रॉड कैटेगरीज हैं। तो यस, ऐसे मतलब एक बग कैसे आता है यार कि ठीक है मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है? आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड. जैसे चुल बोली ना आपने वर्ड, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा ये होता है, इंडिया ना बड़े इंटरेस्टिंग जगह है जहाँ पे आपको चुल तो है करने की कुछ, बट सडनली आप थोड़ा ढीले पड़ जाते हो. फिर आप थोड़ा सैलरी उसमें जॉब में चले जाते हो, 2-3 साल काम करने की सोचते हो, फिर सोचते हो कि आगे हम आने वाले टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ करेंगे. नहीं, बट वो चुल का पीछे बेस पर्पस क्या है? कि पैसा ज्यादा कमाना है, नाम ज्यादा करना है क्या मतलब? आई थिंक उसके दोनों एस्पेक्ट हैं. फाइनेंशियल फ्रीडम है, क्या है? देखो, अगर आप 18-22 साल की उम्र में हो तो मुझे नहीं लगता कि आप उस समय फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में इवन सोच भी रहे होते हो. लेकिन जो वो मज़ा आ रहा होता है ना वाली बात जो होती है, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है. अगर वो चल रहा है और कहीं ना कहीं आपने सोचा कि इसको मैं विजन से भी कनेक्ट कर लूँगा, देन आई थिंक स्काई इज़ द लिमिट. नहीं, बट अब 99% स्टार्टअप तो फेल कर जाते हैं, ठीक है? कर जाते हैं. यस. तो बेसिकली मजा तो उसी को आ रहा होता है जिसका चल रहा होता है, जिसका फेल हो रहा था उसको तो मजा नहीं आता। अब इसका मैं आपको एक अलग एग्जांपल देता हूँ, और ये मैं बार बार रिलेट करता हूँ. इस समुद्र में कितने लोग डूबते हैं, तो क्या लोग स्विमिंग करना बंद कर देते हैं? जो, हाँ, जो अगर कोई हाई टाइड में डूब रहे हैं तो फिर उसमें जाना नहीं, वो बंद कर हाई देते टाइड हैं। वाला अलग चीज़ है, लेकिन समुद्र में इतने लोग जाते हैं, डूबते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग अंदर एक चुल होती है कि स्विमिंग करनी है. एक अनदर नहीं, बट एग्जांपल दे. इतने लोग नहीं मरते, नहीं मतलब उतना परसेंटेज नहीं है। नहीं मरते, नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक एक लेवल के कुछ लोगों को होता है कि हमें स्विमिंग करनी है, हमें वो टेस्ट करना है, राइट? चाहे वो उसमें ऊपर नीचे मैं आप वही कितने कह भी रहा होते हूँ, रहो. अंडरलाइन अंडरलाइन जो मोटिव है, अगर आपने कभी ये सोचा कि अंडरलाइन मुझे क्या चाहिए, मुझे बेसिकली ए मतलब मैं बहुत सुनता हूँ यार, मैंने ये मुझे ये गैप फिल करना है, मैं उसके लिए बहुत पैशनेट हूँ। राइट. राइट, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि यार आप कह रहे हो कि कार्ड्स को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो मुझे उनकी दुनिया जिंदगी सुधारनी है। ये लोग बहुत ही सुपरफिशियली मतलब ऐसा पर्पस बना लेते हैं माइंड में, बट एट द एंड ऑफ द कोर, जो कोर में वो चीज़ नहीं होती। मतलब अगर आपको वही करना है तो फिर आप एनजीओ के थ्रू भी कर सकते हो, उनकी हेल्प भी कर सकते हो, उनको डोनेट भी कर सकते हो, राइट. है ना? राइट. बट एट द एंड ऑफ द डे कोर मोटिव तो ये है कि बहुत ज़्यादा पैसा बने, या बहुत फेम हो, या कुछ बड़ा मेरा मतलब रुतबा हो। मतलब ये, हाँ, मतलब आप लोगों के माइंड में जब आता है ये चीज़ कैसे आता है, मतलब कि ये तीन होते हैं या कुछ और होता है ये? देखो सबका ना अलग अलग क्राइटेरिया है. कुछ लोगों ने 18 साल में, मैं जानता हूँ, जिन्होंने काम शुरू किया, उन्होंने नॉर्मल सेल शुरू करी. आई नो पर्सनली सम पीपल, एंड नाउ दे आर अर्निंग रियली रियली गुड. बट आई थिंक उनका फोकस ये था कि उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए थी, या उनको पैसा कमाना था. सो दैट इज़ द वन वन वे ऑफ मेक स्टार्टिंग योर ओन थिंग. सेकेंड इज़ योर पैशन. मेरे को गाना गाना अच्छा लगता था, मैं गाने में ही चला गया, या मैंने कुछ कुछ भी मुझे कुछ मोटिव दिखा और मैंने वो किया. एंड तीसरा इज़ योर विजन, कि मेरे को ये तो कुछ करना है, मुझे यहाँ नीड गैप लग रहा है, एंड आई थिंक ये हम क्रैक करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एलॉन मस्क, मैं अगेन उस पर जा रहा हूँ, कि मेरे को एक ऐसे रॉकेट्स बनाने हैं जो अपने आप ही नीचे आ जाएं, राइट? या तो या आपकी जब वो उस लेवल आपने की इतनी विजन हो. लाइफ ऐसे कमा ली हो, फिर तो आप खेल रहे हो, मतलब नहीं, तो आप मैं कुछ डिसएग्री करता हूँ. मतलब कुछ नया उठा के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो। बट उसके लिए भी तो आपको यू नीड दम. अगर आप एलॉन मस्क की बुक पढ़ो बाय वॉल्टर एसेक्सन, उसमें
उसमें आपको ठीक है, आपको $250 मिल गए थे जब आपने पेपाल बेची थी, लेकिन उसके बाद आपने उसमें से आधा पैसा लगा दिया टेस्ला में, आधा पैसा लगा दिया स्पेस एक्स में, राइट? बट उसके आगे भी तो चलाना था। इनफैक्ट एक बार उसमें एक ये भी है स्टोरी कि टेस्ला के पास सिर्फ 12 घंटे बचे थे, उसका पैसा पूरा ख़त्म हो गया था, राइट? सो वो मुझे लगता है वो विजनरी प्रोडक्ट्स थे, राइट? या स्टीव जॉब्स ने जो भी प्रोडक्ट्स बनाए वो विजनरी थे। उसमें उनको प्रॉफिट लॉस या मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना या दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बनना या फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, वो नहीं था। सो दैट इज़ अ वन सेपरेट entrepreneurs, right? And there's another set of entrepreneurs, वो कहते हैं यार मेरे को एक कैफ़े खोल लिया मैंने, या एक मैंने दुकान खोल लिया, एक इवन कार्ड भी खोल ली, मुझे पैसा कमा रहा हूँ मैं 1-2 लाख रुपए, आई एम मोर देन हैप्पी। आपका क्या कोर मोटिवेशन है? मेरा विजन है क्या विजन है? कि इन कार्ड्स को एक अम्ब्रेला ब्रांड के अंदर लेके आना है। और ये विजन आया कैसे? ये बहुत आई थिंक इट वाज अ ब्रेन वेव। आई वाज सिटिंग एट से मैं घर पे था जब कोरोना चल रहा था, एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज कि ये आइडिया है, इसमें कुछ मेरिट हो सकता है। एंड स्लोली एंड स्टेडली व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग टू दीज पीपल, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल से शुरू किया था, इट वाज अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट व्हेन वी स्टार्टेड दिस, एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड आई रियलाइज कि हाँ, देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम एंड देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फ्रॉम वेयर वी कैन क्रैक दिस प्रॉब्लम एंड वी कैन फिल द गैप। और जब आपने ये आइडिया जब आपके माइंड में आया, तब आप जॉब कर रहे थे? यस, मैं जॉब कर रहा था, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्विटिंग ही था मेरा। नहीं, मतलब आइडिया सोचने के बाद कि आपने डिसाइड कर लिया था कि मैं ये आइडिया पे काम करूंगा, इसलिए आप जॉब छोड़ने की तैयारी में यस थे? यस यस। तो उस टाइम पे जब आप जॉब छोड़ने की तैयारी में थे, तब आपका बेसिकली मोटा मोटा, मतलब नॉट एग्जैक्ट फिगर, बट कितना आप पहुंच गए थे अपने करियर में? इन टर्म्स ऑफ पैकेज यू टॉकिंग अबाउट? पैकेज या कुछ भी, जैसे भी आपने बताना हो। 30 के प्लस मेरा वो था ऑलमोस्ट। आई वॉज लिविंग वेरी कंफर्टेबल लाइफ। आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, टू वेरी ऑनेस्ट। आई एम मैरिड, my wife is also working, I have the only son also, and it was a good life. But somewhere down the line, since my childhood, since during my teen age, especially after 12th, after in the first year, I realized कि कुछ ना कुछ तो मुझे करना है अपना, राइट? और जब मैं ये भी चीज़ स्टार्ट कर रहा था, या मैं 2015 या 16 से, मुझे कहीं ना कहीं वो एक वॉइड दिखने लगा था अपनी लाइफ के अंदर। एंड आई एम जस्ट टेलिंग दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे ना थोड़ा अजीब सा लग रहा था। While my life is absolutely going fine, I'm enjoying the best of the best things, best luxurious things. But this is the thing which was creating a void in my life. So that's how I started it. I took a plunge. ओके। तो जब ये विजन आया, तो फिर उस टाइम पे आपने फिर फाइनली डिसाइड किया कि मैं अपनी जॉब छोड़ देता हूँ Yes. और इसको फुल टाइम करता हूँ। Correct. तो वहाँ से जर्नी बताओ कैसी रही, मतलब कैसे वो छोड़ा, क्या किया, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड सो ऑन। Okay, so this is the learning which मैंने बहुत जगह पे बोली भी है, और मैं हर बार, अगर यंगस्टर सुन रहे हैं, always start with small things, right? जैसे मैंने मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाया। मैं रिसर्च में था, तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी इन लोगों से साथ, कुछ एंटरप्रेन्योर्स से भी बात करी कि कैसा आइडिया क्या है, थोड़ा सा उन्होंने मुझे प्रमोट किया। सेकंड, मैंने मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। मुझे लगा था मैं इन्वेस्टर्स के साथ उसी वक्त कुछ ना कुछ फंडिंग भी उठा लूँगा, बट इंडिया के अंदर ये थोड़ा सा एक ट्रिकी पॉइंट है। आपको पहले अपने आप को थोड़ा प्रूफ करना पड़ता है, थोड़ा दिखाना पड़ता है कि यहाँ पे नीड गैप है और मैं इस पर कुछ कर रहा हूँ, एंड देयर इज़ अ सॉल्यूशन विच आई एम ब्रिंगिंग ऑन द टेबल, राइट? मे बी इन यूएसए एंड अदर कंट्रीज़ में मैंने देखा है कि प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में, या जस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट इन्वेस्टर पिच ऑल्सो, यू कैन टेल देम कि दिस इज माई विजन, आई एम ट्राइंग टू डू, सो दे कैन हेल्प यू आउट। बट इन इंडिया यू हैव टू एग्जीक्यूट। तो दैट्स अ वन वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग दैट आई हैव। फिर मैंने 15-20 कार्ट्स वालों को अपने घर के पास इकट्ठा किया, एंड आई स्टार्टेड ऑन बोर्डिंग देम ऑन जोमेटो एंड स्विगी। सो आई वॉन्ट टू सी कि हाउ दे विल प्ले द गेम, वेदर दे आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, या बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा इनके साथ। टू माई सरप्राइज आई वॉज ब्लोन अवे। दे वर रियली savvy on taking this idea forward, because they have that latent hunger कि हमें भी रेस्टोरेंट्स की तरह ऑनलाइन आना है। और बेसिकली उनको ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए थे यस जोमेटो से? यस। बट उससे पहले चैलेंज ये था, जो मैंने आपको पहले ही बताया, कि ऑर्डर को एक्सेप्ट करना। वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। हम जो उन्हें ट्रेनिंग देते थे, जैसे OTP आना, राइट, मोबाइल पे लॉगिन करना, और उसके ऑर्डर्स के लिए जैसे ही बज़र बजता है, आपको ऑर्डर एक्सेप्ट करना है, और क्या क्या ऑर्डर आ रहा है वो रीड करके उसे पैक करना, बस इतना ही आना था। बाकी का जो बैकएंड का काम होता था, जैसे फ़ोटोज़ को अपलोड करना, राइटिंग गुड कॉपीज़ फॉर देम, विच वी वर डूइंग फॉर देम, सो दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। सेकंड थिंग विच आई रियलाइज वाज दिस इज़ द ओनली कंप्यूटर फॉर देम, दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स। सो पूरे दिन उसी में रहते थे, तो एक उनको अच्छा नॉलेज हो गई थी मोबाइल के बारे में।
So that's how we started, and that's how they start taking orders. ओके। मैं तो अपने घर पे बैठा हूँ या अपने एक छोटे से ऑफिस में बैठा हूँ, वहाँ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनको हेल्प कर सकता हूँ, इनको ट्रेन कर सकता हूँ, बट रियल टाइम में ऑर्डर लेना, कस्टमर से फीडबैक लेना या कस्टमर का कुछ चेंजेस कराना कि भैया मसाला कम डाल दो, इसमें ये नहीं था या उसमें ये नहीं था, वो करना इनके लिए था. एंड आई थिंक दे डन इट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे. और जब आपने उनके साथ काम किया तो बेसिकली आपका एक्सपीरियंस, बिकॉज आपने एक कॉर्पोरेट जॉब में काम किया, राइट? तो सारे वाइट कॉलर और सारे सोफिस्टिकेटेड बढ़िया फॉर्मल्स में तैयार श्यार होके, है ना, कॉन्फ्रेंस रूम में बातें हो रही हैं, तो उनके साथ काम करने में आपको क्या डिफरेंस फील हुआ? उनकी समझ में, उनकी एक्सेप्टेंस में ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था? उनका तो पता नहीं, लेकिन मेरे को एक चीज़ वहाँ पे रियलाइज़ हो गई थी. ये एग्जैक्टली 2 साल पुरानी बात है, जब मैं पहली बार ऑन अ बेबी स्टेप्स आई वॉज टॉकिंग टू दीज पीपल, इवन एट द 45 डिग्रीज ऑफ वेदर इन डेली, आई वॉज इन्जॉइंग इट. मतलब वो मुझे पेन नहीं लग रहा था. ठीक है, मैं जा रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ, बहुत गर्मी हो रही है, लू चल रही है, एंड सडनली आई रियलाइज या मतलब आई एम इन्जॉइंग दिस. मैं घर मतलब ऑफिस में रहा हूँ, पिछले 15 साल से अपना काम कर रहा था, सेंट्रलाइज एसीज में रहा, एज यू सेड वाइट कॉलर्स. तो वो चीज़ मुझे रियलाइज़ हो रही थी, यार ये तो मुझे मज़ा आ रहा है और मुझे शायद इसमें मुझे आगे आने वाले टाइम में खुशी मिलेगी. तो ये, इसको हम वैसे नहीं रिलेट कर सकते? फॉर एग्जांपल, आपका एक बहुत मतलब बहुत पुराना रिलेशनशिप है, ठीक है, ये शादी है जो काफ़ी टाइम हो गया, या किसी की गर्लफ्रेंड है जिसको 5-10 साल हो गए हैं, वो एक और नई लड़की से मिलेगा, तो उसको कुछ तो बटरफ्लाइज आएंगी, राइट? मतलब वो काफ़ी देर से उसमें है और बोर हो गया है, उसमें डेली वहीं जाके वही सेम टू सेम, उसको कुछ डिफरेंट मिलेगा, तो ओवरऑल उसको कुछ तो बटरफ्लाइज आएंगी. तो आप इस चीज़ को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? यार ये ठीक है, ये आपकी कॉलिंग है, बट यार ये तो बेसिकली मेरी लाइफ काफ़ी स्टैग्नेंट हो गई थी और अब मुझे कुछ डिफरेंट मिल रहा है और मेरे को वो मज़ा आ रहा है, तो उस चीज़ को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? 15 देखो, मैं आपको सही बताऊं तो 15-16 साल जब हो जाते हैं ना आपके पास जॉब में, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वहाँ से आगे कंटिन्यू करते रहो, ठीक है यार जैसी मेरी लाइफ चल रही है, एंड देयर लॉट ऑफ पीपल एंड दे हैव बिल्ड देयर वेल्थ ऑल्सो इन देयर जॉब्स. हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, 3-3 लाख रुपए 4-4 लाख रुपए सैलरीज आ रही हैं, एंड दे आर हैप्पी. 2-2 लाख रुपए बचा रहे हैं, 1 लाख रुपए में 1 करोड़ का घर खरीद लिया, एक EMI जा रही है, और हर साल 1-2 बार इंटरनेशनल ट्रेवल्स कर लिए. मेरे साथ वो नहीं हो रहा था, मुझे इशू आ रहा था इन टर्म्स ऑफ द फन पार्ट, द एलिमेंट. प्लस हमारी जो जनरेशन है या हमारे फादर की जो जनरेशन है, दे वर हैप्पी. उन्हें 60 साल तक काम किया. इनफैक्ट माई डैड वॉज फ्रॉम बैंक, दे वर हैप्पी, दे नेवर सेड डैट, बट आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल विद दिस काइंड ऑफ लाइफ. आई वॉज वेरी क्लियर, वो समझ में आ गया था मेरे को. अगर मैं करता भी जॉब तो मैं खुश नहीं रह पाता. आपको ये लगता है कि अब जैसे हमारे पेरेंट्स थे, उन्होंने एक ही जगह पे 20-20 साल 30-30 साल जॉब कर देते थे और उनको कुछ भी ऐसे पेन नहीं लगता था, यार सब ठीक है. हमारी जनरेशन में, फिर बीच वाली जनरेशन में क्या हुआ, जब वो इन्फोसिस TCS वाला वेव आया, लोगों ने जॉब्स किए बट स्विच करते थे बहुत स्पीड पे. आज भी स्विचिंग बहुत है. फिर अब एंटरप्रेन्योरशिप का वेव आया, तब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स निकलेंगे. इसके बाद ये भी हो सकता है कि पूरी पूरी सोसाइटी एंटरप्रेन्योर बनने से बोर हो जाए, कि उनको लगे यार ये क्या चित्यापा है, रोज मरवाओ अपनी, है ना, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है. तो फिर आई थिंक उसके बाद कुछ अलग टाइप के नई जॉब्स निकलने लगेंगी. आई थिंक जॉब्स या वे करियर ऑप्शन निकलने लगेंगे जो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे. आपको लगता है कि ऐसे कुछ फ्यूचर में, क्योंकि इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, वो इवॉल्व वैसे होती है, थोड़ी रिबेलियस है. पहले एक डायरेक्शन में चलती है, पहले बेसिक्स जो है, हमारे बेसिक्स मीट होते हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो करते हैं. फिर थोड़ी सी और फ्रीडम चाहिए, फिर उसके ऊपर और चीज़ें चाहिए. तो आई थिंक ये अभी सेकंड लेयर चल रहा है, जहाँ पे बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप चल रही है, नाम बड़ा करना है, ये बड़ा करना है. मुझे लगता है इसके बाद जो आने वाला है फेस, जब वो लोग पैसा भी बना लेंगे, उनके फोर फादर्स या ग्रैंड फादर सबने पैसा बनाया होगा, वो उस स्टेज पे होंगे जब वो कहेंगे फक इट ऑल, अपनी लाइफ में एंजॉय करेंगे, हम मेडिटेशन करेंगे, हिमालय में बैठेंगे और लाइफ को बहुत क्रूड लेवल पे एंजॉय करेंगे, कि मतलब इतनी भाग दौड़ में फंसेंगे नहीं. मेरे को तो ऐसा लगता है कि दुनिया उस साइड जाएगी. नहीं, मुझे नहीं लगता. मैं बताता क्यों. बहुत सारे लोग हो सकता है मे बी, बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपने बोला ना, उनके अंदर चुल है,
और ये चुल आज से नहीं है, जब से हम स्टोन एज से थे तब से वो चुल मची हुई है। नहीं बट आप ये देखो ना, हाँ आप देखो क्या होता था कि पहले एक जो राजा होते थे वही सबसे ज्यादा क्या कहते हैं छोड़ छाड़ के अपना राजपाट मेडिटेशन और ऐसे जाते राइट। थे, राइट? क्योंकि पहले वो नॉर्मल लाइफ जीते थे, फिर कोई ना कोई एक टेरिटरी ऑक्यूपाई करके ऐसे 50-100 टेरिटरीज कर लेता था, फिर वो समझते थे इसमें कुछ रखा ही नहीं है। फिर वो कहते हैं हाँ चलो ठीक है कुछ और ढूंढते हैं। तो आई हम्म। थिंक मुझे लगता है ह्यूमन कोर लेवल पे हर चीज से बोर हो जाता है, बट हम थोड़ा डिफरेंट ट्रैक पे जा रहे हैं। नहीं और फिर नहीं आपकी स्टोरी पे आते हैं। लेकिन आपने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने मेंशन किया है। कुछ लोग ऐसे होंगे और हर जनरेशन में होंगे, पिछले 5,000 साल 10,000 साल से हैं, जिनके अंदर एक चुल है। उनको हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि लाइफ में जो चीज़ें नॉर्मल है वो नॉर्मल क्यों चल रही हैं, ये नॉर्मल कुछ नहीं चलनी करना चाहिए। चाहिए। यस, अगर वो नहीं है दिमाग में होता हमारे, या हमारे को गॉड गिफ्ट नेचर नहीं होता, तो आज हम स्टोन एज में ही होते, वी वर मोर देन हैप्पी। पर वहाँ से लेके इस चुल चुल करते करते आज आप देखो ना, जो 10 साल पहले आइडियाज़ थे, आज उनमें से लोग प्रॉब्लम निकालनी शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मैं ये लेके आया हूँ सॉल्यूशन। सो वो जब तक ह्यूमंस हैं, वो जब तक चुल चलेगी। हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ पीपल माइट गो टू हिमालय, माइट से कि आई एम हैप्पी, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं ट्रैवल करूँगा। बट ये लोग ऐसे हैं जिनको ना पैसे की भूख है, ना इनको कुछ फेम की भूख है, इनको सिर्फ भूख है कि कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने हैं। और ये होगा, हमेशा होगा। तो हम आपके एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे थे कि जो आपने ये जो कार्ड्स हैं जो बेसिकली हमारी वो बेसिक में रेडी वगैरह पे सामान बेचते हैं, तो आपने जब इनके साथ इंटरेक्ट किया तो आपका बेसिकली आपको ये समझ आया कि यार कि ठीक है ये मुझे मज़ा आ रहा है, बट एक्सपीरियंस लेवल पे एज अ वाइट कॉलर कम्युनिटी से इंटरेक्ट करने में वर्सेस ब्लू कॉलर कम्युनिटी के साथ काम करने में, इन अ वे इट्स अ पार्टनरशिप, राइट? तो कैसा आपका वो क्या था, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? इनिशियली अगर मैं सच बोलूँ तो थोड़ा सा आई वॉज अनकम्फर्टेबल, बिकॉज मैं सडनली एक, आपने जैसे बोला, मैं ब्लू वाइट कॉलर था, इनसे इंटरेक्ट कर रहा था। बट वो शुरू के थोड़े दिन ही रहा। बट जैसे जैसे आप इनसे इंटरेक्ट करते रहे, आपने भी देखा कि बिजनेस बन सकता है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो स्लोली एंड स्टेडली थिंग्स स्टार्टेड मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन। सो यस, वो अभी भी रहता है थोड़ा सा, क्योंकि मतलब सब कुछ मुझे हिंदी में बोलना पड़ता है, सब कुछ समझाना पड़ता है, ठीक है, उनको हर चीज़ वो करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा मुझे भी अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लाना पड़ा इन टर्म्स ऑफ कन्वर्सेशन, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ टू टॉक टू देम। यू हैव टू बी मच मोर सेंसिटिव with them, right? You must have some kind of empathy with them. So yeah, that was a thing which I उनकी क्या learned a lot. एस्पिरेशंस हैं? There are next 100 million people of India. So if you see, you and me are 100 the, मिलियन क्या? आई थिंक नहीं मतलब सिर्फ जो कार्ड्स की मैं बात कार्ड्स के में सबकी, मतलब जो नेक्स्ट लेवल के जो लोग हैं, एक तो आप और मैं जैसे लकी वंस विच आर इनटू द 150 मिलियन पीपल, राइट? दीज आर द नेक्स्ट 100 मिलियन पीपल। 100 से ज्यादा होगा आई थिंक। हो सकता है, आई रियली विश, नॉट जस्ट हम टॉकिंग अबाउट द कार्ड्स। बिलियन नहीं 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 नहीं, बिलियन तो नहीं, वो तो अलग ही हो गए। कितनी पॉपुलेशन? 1.3 1.4 1.4 बोलते हैं, हाँ। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट बिलियन पॉपुलेशन इस 70% पॉपुलेशन है जो बेसिकली बिल्कुल हैंड टू माउथ है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अगर आप उनमें भी अगर कैटेगराइज करोगे, एक तो 150 जिसने अपना पूरा जो सैचुरेटेड है, राइट, इनका सब कुछ है अपनी लाइफ में। एक दूसरा जो एस्पिरेशनल है, ये लोग उस लेवल पे मेहनत कर रहे हैं जहाँ पे अगले 5 साल बाद आप देखोगे कि दे माइट बी हैविंग अ स्कूटर, दे माइट बी हैविंग अ AC, दे माइट बी हैविंग इवन देयर ओन फ्लैट, एंड माइट बी हैविंग अ वन स्मॉल कार। ये जो कार्ट्स वाले हैं, जो आप राइडर्स देखते हो, करेक्ट, right? Even the vegetable vendors also. These are the people who will be going, or cab drivers like in Uber and Ola. These are the people who will going to have bring new wealth for themselves. And these are the people who will buy new products, which we already having it and we are already enjoying it. So मैं इनको next 100 million में मानता हूँ। ओके ओके, ठीक है। तो बेसिकली अब आपने पहला स्टेप था कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, रिसर्च स्टार्ट की, इनसे इंटरेक्शन स्टार्ट किया, जोमेटो पे इनको लिस्ट किया, स्विगी पे आपने वहाँ पे एक प्रोटोटाइपिंग करने की कोशिश की, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था? उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। मेरे पास एक फ्रेंड का कॉल आता है, आई थिंक इट्स अ गॉड्स वे ऑफ सेंडिंग मी अ मैसेज, एंड वी वर जस्ट इंटरेक्टिंग। बहुत छोटे लेवल पे शुरू किया था मैंने, एंड ही सेड कि यार शार्क टैंक आया है, तो शार्क टैंक में क्यों नहीं चला जाता? मैं, एंड माई रिप्लाई वॉज दैट, यार मैं नहीं जा रहा, इट इज़
वेरी रॉ मेरा आइडिया अभी, एंड आई डोंट थिंक सो कि अभी मेरा क्रैक होगा. This is the interaction that happened, and after 1 week I was just sitting idle. I opened my laptop and just filled their form. That's what it happened. फिर मेरे पास 2 हफ्ते बाद फिर से कॉल आई, मतलब दूसरी बार आया कि आप फिर से फॉर्म को भर दो. डिटेल फॉर्म था, वो हमने भरा. एंड थर्ड राउंड में दे इनवाइटेड अस इन दिल्ली ITC होटल द्वारका, जहाँ पे आपको पिच करनी थी. टिल दैट टाइम आई रियलाइज़ कि यार इस आइडिया में लगता है मेरिट है. तभी शार्क टैंक में मुझे तीसरे राउंड पे बुलाया जा रहा है. आई वेंट ओवर देयर एंड आई गेव माई द मोस्ट पैशनेट स्पीच एवर. वो 5 मिनट के पहले आपको बोलना होता है, दे इन कैमरा रिकॉर्डिंग होती है और उनकी स्ट्रेटेजिक टीम होती है वहाँ पे शार्क टैंक की. कोई वेंचर्स हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता है. उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो भी इतने पैशनेट से बोला है, यानी कि कुछ ना कुछ तो बात है यार, एंड इट्स अ गॉड्स वे ऑफ टेलिंग मी. 2 महीने बाद मैं शार्क टैंक के स्टेज पे खड़ा था एंड आई क्रैक दैट आइडिया. वॉट इन द इंटायर जर्नी वॉट आई रियलाइज इज़ कि हाँ भाई ये तो कुछ बड़ा है जो हम कर सकते हैं. एंड दैट बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस. एंड देन आई डिसाइडेड टू टेक another step. I can scale it up and I can do bigger things for this entire sector. और ओवरऑल शार्क टैंक जाने का एक्सपीरियंस कैसा था? ओवरऑल पिच का एक्सपीरियंस कैसा था? Amazing. थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन करो. सो शार्क टैंक में एज आई सेड 4 राउंड्स होते हैं. पहला तो बहुत बेसिक राउंड होता है. अच्छा, उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. मैं जब शार्क टैंक का वो आया था, मैं श्रीलंका में था. आई जस्ट क्विट माई जॉब एंड डिसाइडेड कि थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ. फैमिली के साथ था, 1 महीना वहाँ रहा, फिर वापस आया. मैंने सोचा इट्स अ वियर्ड थिंग यार, क्या है शार्क टैंक. और वो रील्स आने शुरू हो गई अश्नीर की. इट्स लाइक यार ये तो कैसे बोल रहा है बदतमीज़ से, इसको तमीज़ नहीं. दिस इज़ माई पर्सनल थिंग. एंड फिर भी ठीक है, मैंने भरा, एक फॉर्म भरा. फिर सेकंड राउंड आया. सेकंड राउंड तक भी मैंने शार्क टैंक का एक भी एपिसोड नहीं देखा था. माई प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ 15 years वॉज रियली हेल्पिंग मी आउट. माई रियली कीन इंटरेस्ट इन business in startups, it was really helping me out because I'm very good in numbers also. So उसमें numbers के बारे में पूछते थे, इंडस्ट्री के बारे में पूछते थे, वो सब मैंने करा. और अच्छी बात ये थी, एक हिंदी में स्पीच देनी होती थी विच इज़ आवर लैंग्वेज. तो वो एक प्रेजेंटेशन बना के आपको 3 मिनट की देनी होती है. तो सेकेंड राउंड में मैंने वो भेज दी. थर्ड राउंड हुआ ITC, उसमें सोनी ने ही हमें बुलाया था. आई थिंक उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड बेंगलोर में आपकी 4 जगह पे बुलाते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. इन कैमरा रिकॉर्डिंग होती है. दे वांट टू सी कि वेदर दे यू आर गुड प्रेजेंटेबल इन ऑन द शार्क टैंक. एंड आई थिंक में और अच्छे अगर प्रेजेंटेबल नहीं हो तो शायद चांस नहीं मिलता. आई डोंट नो, बिकॉज यू हैव टू बी कम्युनिकेशन ना, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट द कंटेंट जनरेशन. दिस इज़ माई परसेप्शन. आई डोंट नो वेदर इट हैपन्स और नॉट. आई थिंक आइडिया भी थोड़ा सा आपका थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए. एंड सो आई वेंट. अच्छा, मैं अकेला था, मेरी थोड़ी फटी हुई, तो मैंने अपने प्रीवियस बॉसेस को ही फ़ोन किया. मैं कहा यार आ जाओ, मैं एज ए एडवाइज़र आपको दिखा दूंगा वहाँ पे. मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है. प्रेजेंटेशन भी नहीं बनाई थी मैंने. फिर मैं एक वेबसाइट पे गया और वहाँ पे ना आउटसोर्स होती हैं, मतलब आप 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये दे के अपनी प्रेजेंटेशन बनवा सकते हो. मैं नाम भूल रहा हूँ उसका. वहाँ पे एक पाकिस्तानी बंदा मिला, उससे मैंने एक प्रेजेंटेशन बनवाई. आई वेंट टू शार्क टैंक का जो ITC में होटल में था. एंड आई सेड यार यहाँ मुझे बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए. दूसरा मैंने चीज़ देखी यार कि मैं ठीक है अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा था. आई वॉज गुड. इनफैक्ट यू कैन से आई वॉज एवरेज ऑल्सो इन माई जॉब. ठीक ठाक चल रहा था. बट यहाँ पे अगर मैं आया हूँ तो कोई ना कोई बात है. मैं वहाँ गया, मेरी टीम भी बैठी, मतलब एज माई बॉसेस वर देयर, बट मैंने ही बोला. एंड या इट वॉज अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन. विद इन 5 minutes आई रियलाइज़ कि मुझे बॉम्बे तो पक्का बुला रहे हैं. फिर 1 घंटे उन्होंने ग्रिल किया, सारे नंबर्स पूछे, मार्केट पूछी. मैं 20-25 लोगों के साथ काम कर चुका था, मुझे काफ़ी आइडिया हो चुका था 2-3 महीने में कि क्या है. सो जब तक मैं बाहर निकला मुझे रियलाइज़ तो हो गया था, बट 2 महीने तक फिर कॉल नहीं आई. सो ये जुलाई में हुआ था, 9 जुलाई को. और 5 सितंबर को सडनली मुझे कॉल आता है कि आपको मुंबई आना है. फिर 17 को मेरी मेन प्रेजेंटेशन हुई थी और 13, 14, 15 को वो आपको 3 दिन पहले बुलाते हैं. शार्क टैंक में आपको यशराज स्टूडियो में होता है आपका ये सारा, उसमें रिहर्सल्स भी होती हैं. अच्छा. बट ये जो बोला जाता है कि शार्क टैंक स्क्रिप्टेड है, ये है, वो कुछ नहीं है, सब झूठ है. शार्क टैंक की स्क्रिप्टेड नहीं होता, उनकी कॉपी टीम होती है, ये क्रिएटिव टीम होती है सोनी की. वो आपकी प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं.
सो वो ये बोलते हैं कि हमारा कोई इन्वेस्टर्स के साथ जो पांचों अंदर शार्क्स बैठे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, बट इन ऑर्डर टू इम्प्रेस देम वी विल मेक योर कंटेंट मोर इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो मेरी जो प्रेजेंटेशन थी मैंने उसमें से उन्होंने मेरे को चेंजेस करने को बोले, स्टार्टिंग ऐसा करना अच्छा लगेगा उनको, ठीक है ऐसे बोलना, और वो पहले 5 मिनट के लिए होता है। उसके बाद अगर आप कोई भी सवाल पूछोगे कुछ करोगे उसमें वो आपको कुछ नहीं करेंगे। उनकी एक बिजनेस टीम थी जिसने मेरे को 2-3 बार रिहर्सल करवाई और मुझसे सवाल भी पूछे जस्ट फॉर द प्रैक्टिस से। फिर 17 तारीख आती है, आई स्टिल रिमेंबर द डेट। लास्ट मेरी प्रेजेंटेशन थी 8 बजे। मैंने कहा यार ये तो सब थक गए होंगे, ये तो ऑलरेडी पिस्ड होंगे, इतनी इन्होंने सुन चुके हैं। और इससे पहले जो जिसने करी थी उन वो इट वॉज अ बियर ब्रांड एंड ऑल द 5 शार्क्स सेड नो टू देम। अच्छा। सो मैंने कहा भाई ये तो मुश्किल लग रहा है लेकिन चलो करते हैं। एंड आई वॉज बिट नर्वस विच इज़ वेरी नेचुरल ऑल्सो। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी उसके अंदर शार्क टैंक में, वैन एज सून एज एंटर ना, जो उनकी टोन म्यूज़िक है उनका सिग्नेचर म्यूज़िक, वो बहुत जल्दी बहुत तेज़ बज रहा था, राइट। एंड दे हैव वेरी गुड स्पीकर्स एंड सडनली मुझे उस एक दिन इट वाज लाइक अ पेपिनेस एनर्जी, जोश आया। एंड आई मेड अ प्रेजेंटेशन। 5 मिनट मैंने बोला विदाउट फंबल। इनफैक्ट बिफोर दैट ऑल्सो आई वॉज फंबलिंग, सो आई वॉज बिट व्हाट शुड आई से बिट नर्वस, बट ठीक है हो गया वो। एंड इट वॉज अ फैबुलस प्रेजेंटेशन फॉर 5 मिनट्स। इनफैक्ट अमित जैन ने बोला इट इज़ अ ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन, वेल डन। उसके बाद उन्होंने कहा जो सवाल पूछने पूछो। मैं एक ही जगह पे फ्लॉड हुआ, वो चीज़ मुझे आज भी दुख देती है कि मैं सब कुछ प्रिपेयर करके गया था, लीगल एस्पेक्ट नहीं प्रिपेयर करके गया था। और उसी पे मेरे को अनुपम ने, अमित ने, पीयूष ने ग्रिल किया। एंड बाद में मुझे बोला भी क्या था। था एग्जैक्टली? तो उनका ये था उस टाइम पे, मेरा बिजनेस मॉडल ये था कि मैं सब पे ना रासा कार्ट के नाम से अपनी ब्रांडिंग दे रहा था सबको। तो अगर आप जोमेटो पे जाओगे तो उसमें होगा रासा कार्ट 20, रासा कार्ट 10, रासा कार्ट 5। सो एवरीबडी इज ऑर्डरिंग फ्रॉम रासा कार्ट, इज नॉट ऑर्डरिंग फ्रॉम द वेंडर। सो उसमें अनुपम ने ही स्ट्रेट अवे सबसे पहले पूछा कि यार ये इसमें लीगल अगर हुआ ना तो कोर्ट तुम्हारे को पकड़ लेगा, तुम्हारा बैंड बजा देगा। मैंने कहा यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो बात तो सही कह रहा है ये। फिर ये एक लीगल एस्पेक्ट आया, बट अमित ने कहा कि अगर ये नहीं होता तो मैं पैसे पक्का लगाता। पीयूष ने भी बोला कि ये नहीं होता तो मैं पैसे पक्का बट लगाता। वैसे है क्या, लीगैलिटीज क्या है रियल में? सो लीगैलिटीज ये हैं कि आप अपना नाम नहीं बेच सकते, अपना नाम नहीं बेच सकते? अपना नाम नहीं लगा सकते आप। कहाँ पे? जोमेटो पे अगर मैं रासा कार्ट 10 या रासा कार्ट 9 कर रहा हूँ तो उसमें फिर फुल जिम्मेवारी मेरी है। हाँ ठीक है। ठीक है, लेकिन फिर मुझे आई स्पोक टू माई लॉयर ऑल्सो इमीडिएटली। मैंने आफ्टर शार्क टैंक आई कॉल्ड हिम, ही सेड आप एक काम कर सकते हो, सपोज करो मानिक छोले कुलचे जो कोई बेच रहा है, तो उसके आगे रासा कार्ट अपना एक ब्रांडिंग आप कर सकते हो, बट उसका नाम जाने दो। सो इन दैट वे यू विल बी सेफ एंड इन केस समथिंग हैपन्स ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। बट व्हाट हैपेंस? गॉड फॉरबिड ही इज नॉट वेल, ही मेड समवन अनवेल, राइट। अच्छा। बुखार हो गया अभी, शायद आई थिंक चंडीगढ़ में हुआ था या लुधियाना में हुआ था कि somebody died because somebody of died. cake, हाँ। Yes, yes, yes. तो जोमेटो की कोई जिम्मेवारी नहीं नहीं, है? वो तो मार्केट प्लेस मॉडल है। तो वो रेस्टोरेंट को ही पकड़ा। Yes. हाँ, अब ऐसे केस में तो अगर आपका नाम होता तो सारी बात आप पे आती। Yes, yes. But still, Anupam was kind enough. He, I think, he saw that opportunity. He saw that bigness of the idea, and he said कि yes, I'm willing to invest. तो कितनी वैल्यूएशन पे कितना चेक? 2 करोड़ पे उसने 50 लाख का हमें चेक दिया था। चेक दिया था तो फिर चेक आया बैंक में? नहीं उसकी लॉन्ग स्टोरी है, वो तो हम बैक में बता सकते हैं आपको। नहीं, बट आई थिंक ये तो काफी पब्लिक डोमेन में है ही है कि जितनी डील्स, अगर 100 डील्स आती हैं जहाँ पे क्लियर कट वहां पे टीवी बोला जाता है कि हम चेक काट के दे रहे हैं, उसमें से 10 या 20 ही फाइनलाइज होती हैं, बाकी तो 80 तो कभी होती नहीं है। यस, deals। यस, यस, तो ये तो सच है ही है। यस, ये सच है। बट ऑडियंस को ये जानने में थोड़ा मजा आएगा कि यार किन केसेस में वो नहीं मटेरियलाइज होती डील्स, क्या ऐसा क्या हो जाता है कि वो वहां पे गरम गरम होके चेक दे जाते हैं पर बाद में फिर बैकआउट हो जाता है? सो देयर आर 3 reasons फॉर इट। वन इज ये आई थिंक इस मीडियम से शायद जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, फॉर एग्जांपल, जो इस जर्नी तक पहुंच के इन्वेस्टमेंट भी वहाँ टीवी पे जाके उठा चुके हैं, बट वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मिस्टेक कर रहे हैं। ऑब्वियसली कईयों को तो मिल ही रही है ना फंडिंग, ये तो है नहीं कि बिल्कुल ही नहीं मिल रही, हाँ। मिल तो रही है, बट कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट्स होंगे जो वो बाद में देते होंगे, अच्छा यार ये मैच नहीं कर रहे ओवरऑल, या हमने उस टाइम पे फटाफट डिसीजन ले लिया था, बट ग्राउंड रियलिटी इज डिफरेंट। अदरवाइज उनको तो वो अच्छी कंपनीज चाहिए ही पैसा लगाने के लिए।
I don't know whether they need this thing or whether they have money or not. This is a debatable thing. I don't know about this. But there are 3 reasons जो मैंने आइडेंटिफाई करे हैं कि जिसकी वजह से फंडिंग नहीं मिलती है या फंडिंग नहीं देते हैं. पहली है, आप टीवी पे आए एंड सडनली आप इतने पॉपुलर हो गए कि आपको फंडिंग की ज़रूरत ही नहीं है. आपको इन्वेस्टर्स ही चेस करने लगे, वीसी चेस करने लगे, आपको एनआरआई चेस करने लगे. तो आपने कहा थैंक यू सो मच, आई डोंट नीड इट. वो चेक था अपना अपना टीवी तक रहा, वहीं तक हमारा रिलेशनशिप ख़त्म. दूसरे होते हैं जो टीवी पे कुछ उल्टी सीधी नंबर्स बता देते हैं, जो झूठ बोल देते हैं. मेरा तो 1 करोड़ का रेवेन्यू था, मेरा 50 लाख का रेवेन्यू था. बट जब ड्यू डिलिजेंस शुरू होती है उसमें फ्लॉज आते हैं और उनको मना कर दिया जाता है. तीसरे, एंड आई थिंक दिस इज़ द बिगर वंस एंड दीज आर द पीपल हु आर विक्टिम्स. दीज आर द पीपल हु हैव एवरीथिंग, दे वर वेरी स्मॉल, राइट. शायद उनका 1 करोड़ या 50 लाख का भी रेवेन्यू नहीं होगा साल का. एंड दीज पीपल हैव अ जेन्युइन डीडी, एवरीथिंग. और ये फंस जाते हैं क्योंकि इनको बार बार टाला जाता है. 6 महीने 8 महीने रिप्लाई नहीं आता है, कॉल्स नहीं उठाती है उनकी टीम्स. और उसकी वजह से वो इतने थक जाते हैं या इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो थैंक यू सो मच बोल देते हैं. लिंक्डइन पे बहुत सारे ऐसे केसेस. बट आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आपको लगता है? ए, बी और सी? सी. बट ठीक है, मतलब आपने बहुत बड़ा वर्ड यूज किया, विक्टिम. ये सारे स्टार्टअप विक्टिम है. बट वाई विक्टिम? मतलब कि अगर उन्होंने उनका मन नहीं है देने का, विच इज़ फाइन. मतलब कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा डिस्कवर किया कि यार ठीक है कि मैंने उस टाइम पे डिसीजन ले लिया कि मैं स्टार्टअप में लगाऊंगा फॉर XYZ रीज़न, तो मुझे लगता है यार कि नहीं, अभी मेरी इस चीज़ में ऑब्वियसली नहीं मैं खेल सकता, तो उसमें मतलब गलती क्या है? यार देखो, आप ना, शार्क टैंक इंडिया में बहुत बड़ी चीज़ है. यूएसए के मुकाबले एक तो हमारी सोसाइटी ऐसी है, प्लस वी कम फ्रॉम लो इनकम कंट्री, राइट. यहाँ पे वैसी अपॉर्चुनिटीज़ कम है. सडनली आपने 1 लाख 1.5 लाख लोगों में से क्रैक किया, आप अपने सुपरस्टार बन गए. मतलब मेरे को ये सब चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती हैं, बट आई वॉज शॉक टू सी द काइंड ऑफ बिहेवियर आई हैव सीन व्हेन आई गॉट. यस. मतलब वो एक मिनी सेलिब्रिटी मत समझ लो या सेलिब्रिटी. आई वॉज स्टन्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ऐसे भी, मतलब इतनी बड़ी क्या चीज़ थी शार्क टैंक. ये मेरा वो था. तो आप सोसाइटी में जहाँ आप रहते हो, रिलेटिव्स में, राइट, आपका कहीं ना कहीं एक इमेज बन जाती है कि ये बॉस, ये तो भाई बंदा शार्क टैंक से आया है, क्रैक करके आया है, सो अनुपम के साथ बैठेगा या नमिता के साथ बैठेगा. वो एक अपने आप में एक अचीवमेंट है. एंड मैं एक और बात बताता हूँ, यहाँ पे ना इंडिया में स्टैम्प्स लगते हैं. आपने IIT कर लिया, ज़िंदगी भर का एक स्टैम्प है, ठप्पा है. IIM कर लिया, ज़िंदगी भर के लिए ठप्पा है. ऐसी एक स्टैम्प एक और बन गया आजकल इंडिया में, जिसने शार्क टैंक क्रैक कर लिया वो ठप्पा है हमेशा के लिए. मैं किसी नॉर्मल आदमी से ही बात कर रहा होता हूँ ना, जिससे मेरी कभी, जिसको पता नहीं है मैं शार्क टैंक में आया हूँ, उसको ही बताता हूँ, सडनली मैं आई कैन सी द बिहेवियर चेंज. नाउ फॉर दीज पीपल, एंड दिस इज जस्ट वन स्मॉल थिंग, राइट. सेकेंड थिंग इज दैट दीज पीपल नाउ थिंक कि मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊंगा. मेरे साथ एक ऐसा इन्वेस्टर है जो मुझे बैक करेगा, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में मैं यूनिकॉर्न बना दूँ. छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं यार ये, ठीक है. और मैं तो खैर फिर भी 15-20 साल का एक्सपीरियंस है. ये 20-20 25-25 साल के बच्चे होते हैं, इनको ये भी नहीं पता होता कैसे अप्रोच करना है इन लोगों को, या सेक्रेटरीज को कैसे अप्रोच करना है. उन्हें पता ही नहीं होता है, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी जाती है. तो वो इतने थक हार जाते हैं बेचारे, बाद में फ्रस्ट्रेट हो गए वापस चले जाते हैं. तो ये एक चीज़ है जिसलिए मैंने इनका मतलब ऐसा वर्ड विक्टिम यूज़ किया. इनको तो दे दो यार. ये तो चलो मैं समझता हूँ, ये लोग जो बाकी जो थे वो उनके साथ तो अलग चीज़ थी, बट इनको तो प्लीज़ आप दो. इनके सपने हैं, ये आपसे जेन्युइनली मांग रहे हैं. बट आई थिंक डिस्क्रिप्शन है, मतलब उनको मान लो कि उनके पास 10 करोड़ का पूल है. जब तक ड्यू डिलिजेंस पूरा होता है उनके पास और अच्छी डील्स आती हैं आउटसाइड शार्क टैंक, राइट. हो सकता है. अब उनको अपना मनी एलोकेट करना है, तो वही देखेंगे ना जहाँ सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगी. वही तो देखेंगे नहीं कि यार ये 20 साल का, ये 25 साल का, या ये 60 साल का है. एट द एंड ऑफ द डे इट्स मनी मेकिंग, और ये फॉर प्रॉफिट एक्टिविटीज है, नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज तो नहीं है. तो फिर शार्क टैंक में क्यों बोलना? शार्क टैंक में जाके क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलनी? अब या तो फिर पोलाइटली डिक्लाइन कर दो, पब्लिकली बोल दो कि सॉरी वी आर बैकिंग आउट, राइट. या उसको एक ईमेल तो करो. उसको तो वो डार्क में रहता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता है. वो शार्क टैंक वालों को फ़ोन कर रहा है, वो फ़ोन नहीं उठा रहे उसका. वो उनको उनकी सेक्रेटरी को फ़ोन कर रहा है, उनके किसी ईमेल कर रहा है, वो फ़ोन नहीं उठा रहे.
और कभी बार तो ईमेल मतलब ईमेल्स ही दिए जाते हैं हमारे को। अब यार आप ये देखो ना, ये तो ह्यूमन नेचर है। अब मान लो कि कोई फॉर एग्जांपल कोई लड़की घोस्ट कर देती है लड़के को, तो ये आके थोड़ा ना बताती है यार कि तेरे तू दिखने में सही नहीं है इसलिए मैं तुझे घोस्ट नहीं कर रही हूँ, या सॉरी मैं आगे से बात नहीं करूंगी। घोस्ट हो जाते हैं बस, वो तो नहीं ह्यूमन नेचर है। नहीं अब ये वो घोस्ट अलग है, वो तो पर्सनल है ना, आपके और मेरे बीच में है। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ये सीरियस है। प्लीज डोंट डू दिस। इवन अगर आप कोई शार्क देख रहा हो या कोई भी कर रहा हो इन्वेस्टर, आप मना कर दो ना। हमारे इंडिया में यही प्रॉब्लम है यार, हम मना मुंह कर पे नहीं मना करते। मना नहीं करना आता, मना नहीं करना आता। मैं आपसे अगर मैं पैसे मांगूंगा ना, सपोज कि बिकॉज हम एज ए सोसाइटी वी आर पीपल प्लीजर, यस और हमें वो मना नहीं करना आता। यस वी आर नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। करेक्ट, बट वी हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। अदरवाइज क्या हुआ, पिछले साल कितना बवाल मचा शार्क टैंक के ऊपर। लोगों की अच्छी खासी जो ट्रस्ट फैक्टर था, अब मेरे साथ जो भी मिलता है ना, वो मुझसे ये नहीं पूछता तुम शार्क टैंक में आए थे। सबसे पहला सवाल होता है डील मिली या नहीं मिली। इमेज खराब हो गई ना, किसी खराब हुई, मेरी तो नहीं हुई। मैं तो बस एक छोटा सा वो था, 10 मिनट के लिए आया था, चला गया। शार्क टैंक की हमेशा के लिए खराब हो गई। दिस इज द ठीक है, वो उसके टीआरपी वो अपना जुगाड़ करके बढ़ा लेंगे। हाँ, वो आप कुछ भी कर, आपके पास पैसा है, आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ, बट हमेशा के लिए एक स्कार तो रहा ही ना कि सब यही बोलते हैं पैसे मिले ना मिले, हम तो मार्केटिंग में। शार्क टैंक यूएस में भी ऐसा रहता है कि डील मैच्योर नहीं होती। नहीं होती है, ये तो मतलब यस। ट्रेंड है। बट वो बता देते हैं, मैंने पढ़ा है जितना भी डिटेल में, वो कहते हैं कि हम ईमेल्स कर देते हैं, हम उनको बोल देते हैं कि सॉरी हम आपके आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बस आप ये कह रहे हो कि शार्क्स को कम्युनिकेट कर देना चाहिए अगर Yes. मन नहीं भी है डील आगे करने के लिए, या फॉर XYZ रीजन। यस, कोई आपसे ही थोड़ी कह रहा है पैसे तो तुमने वो करा है, तो अगर इतना होता तो कोर्ट वोर्ट में ही चले जाते अब तक। तो चलो, ये तो कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट ही नहीं है ना। बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है, राइट। बट उसको यार उसके इमोशंस देखो ना, आप उस बंदे के, वो क्या सोच के बैठा हुआ है। दिस इज द ओनली थिंग आई वांट टू से। No, I understand, but somehow I've been, मतलब as an investor in startups, I've been on the other side of the table. So I kind of disagree कि मतलब ठीक है आप कम्युनिकेट करना चलो इम्पोर्टेंट है, बट मोर और लेस आप वहीं पैसा लगाओगे ना जहाँ आपको लगेगा यार ज़्यादा ग्रो करेगा, बिल्कुल, या आप और ज़्यादा अलाइन करते हो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। यस। तो ऐसी अगर आप मान लो कि 3-4 महीने डीडी होने में लगे और आपको ऐसी कोई डील्स आ गई विच यू थिंक यार ये ज्यादा ग्रो करेगा, या ये आप ज्यादा कनेक्ट करते हो इस प्रॉब्लम से, तो यू एलोकेट योर मनी ओवर देयर। अगर यू मैं हैव मतलब ठीक है, मतलब एक वो है कि आपने वर्ड्स दे दिए, ये सारा दे दिया, वो सारी बातें भी हैं, बट ठीक है कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, दैट आई कंप्लीटली एग्री। सो मैंने इसके बाद बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ बात करी। कुछ लोगों ने डिक्लाइन भी किया, कुछ ने इंटरेस्ट भी दिखाया। जिन्होंने डिक्लाइन किया एक पोलाइट ईमेल भेज दिया। सेकंड, आपको नहीं पता कि मेरी किसी से क्या बात हुई, राइट। यहाँ पूरी दुनिया को पता है। दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इंडिया इज अ स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी रादर देन अ वेल्थ ड्रिवन सोसाइटी। So this is the one pain point that a lot of people have gone through. तो अब अभी आई थिंक हैव यू रेज्ड एनीथिंग? Yes, we have raised some money from NRIs based in USA. ओके, उसके वाली बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बिकॉज जब ये मेरे से ज़ीरो हो गया, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ गुड प्लान्स एंड मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे, तो मैं कहा मैं क्या करूँ। मैंने इंडियन इन्वेस्टर से काफ़ी पिच किया, बट वो कह रहे थे थोड़ा एग्जीक्यूट करके दिखाओ, हमारे को थोड़ा स्केल करके दिखाओ। मैं मनी मन सोचता था यार स्केल ही कर लूँगा, तो फिर मैं आपसे क्यों आगे रेस करूँ। ये इनबाउंड इंटरेस्ट था आफ्टर शार्क टैंक, या आपने आउटरीच किया? मैंने आउटरीच किया था। Okay. Somebody helped me in my family, in my professional staff, मतलब friends. They helped me out. They connected me, and after first presentation, they loved the idea so much that they said, "Okay, we are ready to give you the money." मतलब व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा ऐसे बताओगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से somebody who doesn't have funding is in dark, you were in dark जब आपकी डील थ्रू नहीं हुई थी, तो पहला स्टेप क्या है? कैसे आप एक कोल्ड रीच आउट के लिए एक ईमेल भेजो या कनेक्ट कैसे करोगे? उसके फर्स्ट फ्यू स्टेप्स क्या हैं? After Shark Tank, you were saying, or anybody? जनरली आफ्टर शार्क टैंक कैसे भी, मतलब वो फर्स्ट फ्यू स्टेप्स क्या हैं टू रेज फंड्स व्हेन यू आर कमिंग आउट ऑफ नोवेयर? मतलब आपके पास फंड्स नहीं है, आपको पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करना है, इन्वेस्टर्स रहते कहाँ हैं, उनको रीच आउट कैसे करें, लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होता होगा क्या मुझे लिंक्डइन या ईमेल पे रिप्लाई आएगा नहीं आएगा, तो उसका हैक क्या है? Okay, this is a very very important thing which I have discovered and it has worked really well for me. पहले एक पिच डेक बना लो, ठीक है। अपने ही बनाना, किसी से बनवाना मत। एक अच्छा डिटेल्ड इन विच यू हैव नंबर्स, विच यू हैव मार्केट, विच यू हैव प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन एंड एवरीथिंग। 15-20 स्लाइड्स का, नॉट मोर देन दैट। एंड देन ट्राई टू फिगर आउट ज़्यादा से ज़्यादा गूगल पे जाके VC फर्म्स। नाउ दीज VC फर्म्स एंड दियर वेबसाइट्स आर वेरी प्रोफेशनल। उसके अंदर ना सबके वो रखे होते हैं
लिंक्डइन अकाउंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल सब अगर आप किसी भी वीसी की उसमें जाओगे 8-10 उनके प्रोफेशनल्स होंगे, यस, उसके अंदर आपका सबके लिंक्डइन अकाउंट्स होते हैं। एक एक इंटरेस्टिंग वेबसाइट बताता हूँ, apollo.io, ये सब आप देख लो, आपको शायद पता होगा। उससे आप उनके ईमेल्स निकाल सकते हो इन अ स्मार्ट वे, एंड देन यू स्टार्ट सेंडिंग दोज ईमेल्स। एक अच्छा सा ईमेल बना लो, उसमें अपनी पिच डेक डाल दो, कोई प्रोडक्ट डेमो है कि उसकी वीडियो है वो बना दो, एंड जस्ट सेंड देम एंड जस्ट रिक्वेस्ट देम कि दे यू वांट देयर एडवाइस और यू वांट टू मीट देम फॉर 15-20 मिनट्स और 30 मिनट्स। आउट ऑफ 10 we were always gotten interview or time with almost 3 to 4 investors, always. So this has really worked with me. Okay. And out of how many reach outs you were able to convert one investor? Almost 100. 100 में से एक. वो उसकी एक रीज़न था, वो ये था कि मेरा बिल्कुल ही ब्लैंक था. आई वॉज नॉट एबल टू टेल देम कि वॉट वी आर डूइंग. Now when we are sitting, when we have our own applications, everything, now we suddenly see a huge spike in the investors interest. तो बेसिकली अब आप ये बताओगे, अब आपको ये कहाँ से आइडिया है कि अपना ऐप बना के जोमेटो से कम्पीट किया जाए? अब अच्छा। जोमेटो के साथ काम नहीं करना. नहीं, अभी मतलब कम्पीट करना इज अ रॉन्ग वर्ड, बट जब हमने जोमेटो स्विगी के साथ काम करना शुरू किया, आई रियलाइज कि बॉस ये स्ट्रीट फूड के साथ काम नहीं कर सकते. मॉडल डिजाइन नहीं है ना स्ट्रीट फूड के लिए. प्रॉब्लम इज ऑन बोथ द साइड्स. पहले से हम जोमेटो की बात करते हैं, स्विगी की बात करते हैं, इनका ऑर्डर वैल्यू बिगड़ जाता है. Average order value which comes at around 350 to 400 for Zomato and Swiggy. These people are selling everything between 50 to 100 rupees. 200. तो Zomato Swiggy थोड़ा सा अवॉइड करते हैं. For these people, they want money on a daily basis. Zomato Swiggy देता नहीं है, वो एक हफ्ते लेता है. ठीक है, बिल्कुल. So they need that money. Plus they have lot of documentation also. पहले तो 1,000 रुपये दो रेस्टोरेंट खोलने के, फिर फोटोज बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए, तो वो हिल रहा था. और हम बहुत कोशिश कर रहे थे, बैरियर को कम कर दिया अपने प्लेटफॉर्म पे. पहले तो हम ही परेशान हो गए जोमेटो स्विगी से. हम चाह रहे थे, और हम चाह रहे थे कि हम बहुत सारे करें. इनफैक्ट मैं जोमेटो के हेड ऑफिस भी मिलने गया था. आई ट्राइड कन्विंसिंग दीज पीपल कि कम से कम 1,000 रुपये की बोतल हटा दो, बाकी मैं देख लूँगा. तो फिर वो बातें चलने लगी, बट वो फिर इतना रेड टेपिज्म मुझसे देखा नहीं गया. मैं कहा ये बहुत प्रॉब्लम होने वाली है. देन मैंने कहा ये अपना ही शुरू करते हैं, इसमें मेरिट है. एंड दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, बिकॉज 95% ऑफ स्ट्रीट फूड सेलर्स इन इंडिया आर नॉट डिजिटली कनेक्टेड. प्लस मेरे इन्वेस्टर्स ही मुझे पहले पुश कर रहे थे, मैं ही उन्हें मना कर रहा था, लेकिन वो मुझे पुश कर रहे थे, यार अपना कुछ बनाओ, अपना टेक बनाओ. देन आई रियलाइज कि हाँ, इट्स अ मेरिट, एंड दैट्स हाउ वी डिसाइडेड कि अपनी ऐप स्टार्ट करते हैं. अब जैसे जैसे आप घुसने चले जाते हो, आपको और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चली जाती हैं. हमें सडनली ONDC ने अप्रोच करना शुरू कर दिया. सो ONDC बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि रेस्टोरेंट्स तो हैं, होटल्स तो हैं, बट स्ट्रीट फूड सेलर्स नहीं हैं. So that's a huge opportunity which is going in the future. अभी हमने मतलब क्रैक नहीं किया, बिकॉज वी आर इन टू वेरी बेसिक स्टेज, नेशन स्टेज. तो डेफिनेटली द स्टेप 2 इज टू गो इन टू ONDC ऑल्सो. तो बेसिकली अब आपका बेसिक फ्रॉम आप इन फ्यूचर फॉर एग्जांपल अगर जोमेटो ट्राई करता है कि मैं भी स्ट्रीट वेंडिंग में एक अलग सा प्रोडक्ट, ब्लिंकिट जैसा कोई थर्ड प्रोडक्ट निकाल दूं, तो उसमें उनको तो उनके पास सारी टीम्स हैं, राइडर्स हैं, सारा ऑपरेशनल, उनको तो वो छोटी मोटी चीज़ें एडजस्ट करनी है, टेक भी बना हुआ है, सब कुछ है. तो कैसे आप रेलिवेंट रहोगे? पहले करने दो. ये भी बात ठीक है. ये तो अभी आपने स्टार्ट कर दिया, लॉन्च कर दिया, Yes. तो आपने कहा कि अभी आपको ऑर्डर्स आने भी स्टार्ट हो गए. यस. तो ब्रांडिंग कैसे हो रही है? हाउ यू आर आउट देयर? आप उनकी कार्ड्स पे जैसे ओयो की तरह को ब्रांड कर रहे हो, कैसे है? नहीं, हम क्या कर रहे हैं अभी अपना सिर्फ प्रोपोर्शन. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच हैव स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ they have got digitalized for their business. So that's I personally think it's a huge achievement for us in terms of emotional value also. These people were not getting any guidance. ये बेवकूफ़ नहीं है. These people are not idiots. इनको गाइडेंस नहीं मिल रही थी. सो आप ये सोचो, 20 लाख स्ट्रीट फूड सेलर्स हैं इंडिया के अंदर. इनको ये नहीं पता, या इनको अभी तक किसी ने ये नहीं समझाया कि यार तू भी आके पैसा बना सकता है. अगर एक ऑर्डर भी हमारा चला जाता है, इट्स सच अ नाइस अचीवमेंट फॉर अस. हम आराम से सोते हैं, खुशी सोते हैं कि हमने कुछ आज अच्छा किया. तो ये तो एक नोशनल वैल्यू हो गई. ठीक है.
सेकंड थिंग, जो स्ट्रीट फूड सेलर्स हैं इनके 10 से 20 लॉयलिस्ट कंज्यूमर्स होते हैं, कस्टमर्स। हमारे पास हमने अभी तक एक रुपए की मार्केटिंग नहीं करी है और हमारे पास अच्छा 5-6 ऑर्डर्स ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं, जस्ट 2-3 वीक्स ऑफ लॉन्च। उसका रीज़न ये है कि ये खुद स्ट्रीट फूड सेलर्स अपने कस्टमर्स को बोल रहे हैं कि सर अगर आप नहीं आना चाहते मेरी कार्ट पे, आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। So that's another way of doing the marketing. And third and very important thing is that, of course, when we go on their card, when we digitalize them, when we train them how to take the orders, we have stickers, right? Good heavy big stickers जो हम 4-5 हर कार्ड पे चिपकाते हैं। उसमें एक स्कैनर होता है from which you can download the app. So these are 3 ways we are doing, and of course, slowly and steadily as we grow, we will start other ways of marketing also. इंटरेस्टिंग। और आप पैसे कैसे बनाओगे, क्या प्लान है? अभी सिर्फ और सिर्फ एक प्लान है, अगले 6 महीने और 1 साल तक ट्रैक्शन लाना है। मेरा टारगेट ये है कि एटलीस्ट 31 दिसंबर तक हमारे पास 1000 ऑर्डर्स पर डे के आने शुरू हो जाएं। जब मैं वो अचीव कर लूँगा, ऑफ कोर्स धीरे धीरे फिर मैं पैसे बनाने का सोचूंगा। देर आर न्यूमरस वेज ऑफ मेकिंग मनी फ्रॉम दीज पीपल। द एंटायर इंडस्ट्री इज बट अनऑर्गेनाइज्ड। अगर आपका 100 रुपए का फॉर एग्जांपल एवरेज ऑर्डर वैल्यू हो, तो उस पर डिलीवरी चार्जेस ऑन एवरेज कितना पड़ जाता है? 50 to 60 रुपीज़। अच्छा, तो मतलब जो एक एवरेज ऑलरेडी लो है, तो 30-40% महंगा हो जाता है। यस यस यस, वो जोमेटो स्विगी पे भी है। जोमेटो स्विगी में, बट अगर वो 10% एवरेज ऑर्डर वैल्यू 400 रुपए में 10% देना वर्सेस जो आपका, अगर आपने आज खर्चने ही 75 रुपए हैं और लग जाए आपके 150 रुपए, तो वहाँ पे आपको नहीं लगता कि यूजर को एक थोड़ा सा मतलब एप्रीहेंशन होगा? अभी वो धीरे धीरे मैं बता पाऊंगा आपको, अभी तो इसका आंसर मेरे पास नहीं है। एंड डेफिनेटली जस्ट टू ब्रिंग एवरीवन ऑन बोर्ड दैट इंस्टेड ऑफ डूइंग एडवर्टाइजिंग हैवी कैंपेन्स, माय पर्पस इज कि अभी इसको फ्री डिलीवरी करी हुई है हमने। वी आर टेकिंग दिस काइंड ऑफ लोड, रीजन बीइंग लोगों चलो इट इज वो अवेयरनेस। आपको हैबिट फॉर्मेशन के लिए या यस। के लिए, बट हम लॉन्ग टर्म बात करते हैं। आपने कार्ट जो सेलर्स हैं उनसे तो आपने बात की, रिसर्च की, बट अब जो यूजर्स आ रहे हैं आप उनको कॉल करके कह रहे हो कि अगर यही 50 रुपए और मैं तुझसे लूँ इसी चीज के, तो तू पे करेगा कि तू अपनी स्कूटी उठा के जाके वहां से लेके आ जाएगा या वहीं खा के आएगा? ओके, मैं इसमें कोई डिफेंसिव वो नहीं आंसर दूंगा, बिकॉज दिस इज़ अगेन ओपन थिंग। बट आज की तारीख में आप जेप्टो, ब्लिंकिट, आपके बराबर में ग्रॉसरी स्टोर है, वहाँ नहीं जाते, आप थोड़े से पैसे दे के सामान मंगा रहे हो अपने घर पे। 8 मिनट 10 मिनट, वो तो मतलब फैक्टर ही मतलब ये है कि आपने एक अपना पर्सनल रामू काका रखा हुआ है। Yes. रामू काका कभी फास्ट ले आता है। वो तो मतलब उन्होंने जो चीज क्रैक कर दी है वो तो नेक्स्ट लेवल है। मतलब Yes. 10 मिनट में Correct. अगर आपके पास सर्वेंट भी है घर पे, वो भी नहीं ला पाएगा। वो भी नहीं ला पाएगा इतनी तेज। तो वो तो एक्सपीरियंस ही डिफरेंट है, उसको कंपेयर नहीं कर सकते। आपका फॉर एग्जांपल, आपका जो एंड यूजर है, ठीक है, एक मेरा फीडबैक है और वर्सेस सजेशन है। आपने जो मॉडल बनाया, आपने डिजाइन किया है कि यार कि जो ये वाली बेसिकली स्मॉल माइक्रो बिजनेस ओनर्स हैं जो फूड कार्ट चलाते हैं, ये डिजिटाइज नहीं हुआ है। बट जो धंधा बनना चाहिए, जहाँ पे आपको कोर जाके रिसर्च और वो करना चाहिए और आगे भी मतलब ये थ्रू आउट आपकी जर्नी में आप करोगे। Yes. वो जो एंड यूजर जो परचेज कर रहा है उसकी प्रॉब्लम आपको मेन सॉल्व करनी है। ये आपका मीडियम है, वो उनको आपने उनके लेवल पे ज्यादा वर्क करना है यार। उनके लिए कॉस्ट बिल्कुल ही 10% ऑफ ऑर्डर वैल्यू कैसे आ सकती है, राइट। और जो बेसिकली फूड है उसकी पैकेजिंग और कैसे एनहांस हो सकती है, उसका एक्सपीरियंस कैसे एनहांस हो सकता है। आई एम श्योर आप ये सारा दिन नहीं सोचते होंगे, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इतना पैशनेट होता है और हर टाइम अपने प्रॉब्लम के बारे में, उसमें इम्प्रोवाइजेशन के बारे में सोच रहा होता है। बस मेरा तो यही एक फीडबैक रहेगा कि 80% फोकस जो ऑर्डर कर रहे हैं उन पे लगाना। ये वाले जो लोग जिसको डिजिटाइज कर रहे हैं, वो आपका 20% शुड बी योर फोकस। दीज आर द मीडियम through which it is done. Yes. Then next, इन्हीं through user experience, which is not the platform का user experience, but overall the consumption of food as a user experience from the cart should improvise. Yes. With not high incremental cost and low delivery time. I think यही तीन key ingredient है to make this startup successful. एक इसमें just to add on one thing, अजीम मैं बताना भूल गया, हमने 1 महीना भी नहीं हुआ है, एंड देयर आर एटलीस्ट half a dozen people I know जिन्होंने
एक बार ऑर्डर किया बिकॉज उनके वेंडर ने बोला था या उन्होंने कहीं पे एडवर्टीजमेंट देखा, उसके बाद उन्होंने कम से कम 6-7 ऑर्डर कर दिए। बट अभी डिलीवरी चार्जेस फ्री है ना, यस। उनके लिए ऑन करके देखो कि दोबारा वो कर रहे हैं, हाँ, तब कितना रिपीट रेट है। वो भी आई वो थिंक लॉन्ग टर्म में होगा। वो यस रिसर्च यस आपकी रिक्वायर्ड है। यस यस, आई एग्री। पहले धंधा बना लूँ, ट्रैक्शन बना लूँ, फिर देखते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट वो स्लोली एंड स्टेडली आई विल डू दैट। राइट राइट। ठीक है मानिक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट, बहुत मजा आया बातें करके। सेम है।